हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब आप लोग जानते होंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी में एनसीईआरटी किताबें कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और आप लोगों से हर बार कहता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी किताबों को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। और फिर उसके बाद अगर आपको कोचिंग लेनी है तो लीजिएगा, या स्पेशल आपको बुक्स पढ़नी है तो पढ़िएगा आप लोग। लेकिन पहले उससे पहले एनसीईआरटी किताबों को ज़रूर कवर कीजिएगा आप लोग। और आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कक्षा 11वीं की इतिहास की किताब के बारे में बात किया था, जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय के नाम से। और आज की इस क्लास में हमें कक्षा 12वीं के लिए जो इतिहास की किताब है जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के नाम से। तो इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर हम लोग बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके दिमाग में सिविल सर्विस एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, चाहे वो फॉर्म को लेकर हो, भरने को लेकर हो, तैयारी को लेकर हो, या आप देखिए कि पैटर्न को लेकर हो, प्रीलिम्स का देख लीजिए, मुख्य परीक्षा का ऑप्शनल या इंटरव्यू, या आप देखते हैं कि सिलेबस को लेकर बात कर लीजिए, चाहे ऑप्शनल के आपके तमाम सब्जेक्टों के सिलेबस को देख लीजिए, या फिर पुराने क्वेश्चंस पेपर को देखने हैं, तो इन सब पर विस्तार से हम लोगों ने बात की हुई है। और आप लोग यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बना रखी है इसे कवर कर लीजिए आप लोग। और मुझे लगता है कि जीरो से हम लोगों ने कवर किया हुआ है, तो आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में मिल जाएगा। अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे कवर कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई सवाल रहता है तो आप मुझे बताइएगा, उसका भी जवाब मिलेगा आपको। वैसे सवाल रहेगा नहीं। और एनसीईआरटी किताबों से संबंधित आपके दिमाग में कोई डाउट है तो एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बना रखी है इसे आप देखिएगा कौन सी किताबें पढ़नी है। और एक किताबें सभी आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एक जगह सभी एनसीईआरटी की किताबें मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। और आप लोग अगर खरीद सकते हैं तो आप जाकर खरीद सकते हैं, इनके नाम मैं बता ही देता हूँ और पहले भी बता चुका हूँ। एक मेरी सलाह है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पहली बार जब आप लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आप लोगों को नोट्स पहली बार में नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं, कुछ नोट्स आपको नहीं करना है। हाँ, मार्कर आप लोग ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, और टिक आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन जब तक 2 बार आप लोग नहीं पढ़ लेते हैं आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन से नोट्स में आपको शामिल करने हैं पॉइंट। और जब क्या रहता है कि आप लोग पहली बार जब किताब को पढ़ते हैं ना तो हमें क्या लगता है कि पूरी किताब महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मत बनाया करिएगा पहली बार में नोट्स। और बार बार ये भी कह रहा हूँ कि अधिकतर नोट्स बनाने का काम आपको अपने दिमाग में करना है। और आप देखिए नोट्स बनाने का यही तरीका रहता है, क्योंकि दिमाग ही आपकी कहाँ जाएगा, एग्जाम हॉल में जाएगा। और अंतिम में आप देखते हैं कि वही नोट्स बनाते हैं उन्हीं पॉइंटों का जो हमें रिवीजन के लिए ज़रूरत पड़ती है। और परीक्षा जब नज़दीक होती है उस समय हम लोग रिवीजन कर सकें, क्योंकि किताब का पूरा तो रिवीजन हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, तो यही बात होती है। और एनसीईआरटी किताबें पढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है, आप लोगों का भी कोई तरीका होगा। पहले आप लोग कक्षा 6वीं की पढ़ लेते हैं, फिर कक्षा 7वीं की सभी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मेरा कुछ अलग है मानना। पहले एक आप लोग सब्जेक्ट उठाइए, उसकी सभी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें खत्म करिए, उन्हें पढ़िएगा आप लोग, समझिएगा उन्हें आप लोग। तो क्या करेंगे, आप लोग कड़ी जोड़ पाएंगे, आप लोग बेहतर उन्हें समझ पाएंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो इतिहास की कक्षा 12वीं के लिए जो पहली किताब है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के नाम से, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग देख लेते हैं। बड़ा माइंड फ्रेश रखिए आप लोग, बिल्कुल दिमाग में कुछ नहीं है, आप लोग नॉर्मल एक तरह से पढ़िएगा। ठीक है, आप लोग कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा किसी शहर में, तो आप किसी से बात थोड़ी करते हैं, आप परेशान थोड़ी रहते हैं। आप देखते हैं कि एक गली आप लोग देख लेते हैं, फिर वहाँ का चौराहा देख लेते हैं, मुआयना कर लेते हैं आप लोग पूरे एरिया का। ठीक है, तो यही आप लोगों को पहली बार में करना है। और इसमें आप देखेंगे कि एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं एक संस्था है, और इसके द्वारा जो किताब लिखी जाती है इस सरकार की तरफ से, आप देखिए सरकार से जुड़े हुए आंकड़े रहते हैं, इसलिए आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एक किताब अगर आप लोग खरीदने जाएँ तो 90 रुपये की मिलेगी आप लोगों को, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है, तो वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर भी सकते हैं।
तो ये भी अध्ययन का केंद्र बिंदु निश्चित करना। और जब आप लोग देखिए कोई भी किताब पढ़ते हैं आप लोग, तो उससे इस पैराग्राफ को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा जो शुरुआत में आप देखते हैं। कौन सी बात इस किताब के केंद्र बिंदु को निर्धारित करती है, आगे इस किताब का क्या लक्ष्य है, पिछली कक्षाओं की पढ़ाई से यह कैसे जुड़ी हुई है। और कक्षा छठवीं से आठवीं तक हमने भारतीय इतिहास के बारे में प्रारंभिक काल से आधुनिक युग तक की जानकारी प्राप्त की है। हर वर्ष एक विशेष ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ाई की है। कक्षा 9वीं और 10वीं की किताबों में परीक्षण का दायरा बदल गया और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत यहाँ हमने एक छोटा सा काल चुनकर समकालीन विश्व का सूक्ष्म अध्ययन किया और क्षेत्रीय सीमाओं को लांघते हुए राष्ट्रीय राज्यों के विस्तार से कहीं आगे बढ़कर हमने यह जानने की कोशिश की कि दुनिया के अलग अलग हलकों मुल्कों के लोगों ने आज की दुनिया बनाने में क्या भूमिका अदा की है। और भारतीय इतिहास एक बेहतर विश्व के अंतर संबंधित इतिहास का हिस्सा बन गया। इसके बाद कक्षा 11वीं में हमने विश्व इतिहास के कुछ विषयों का अध्ययन किया है और इस दौरान हमने पृथ्वी पर इंसानों के जीवन की शुरुआत से आज तक के लंबित अंतराल के बीच अपनी कालानुक्रम दृष्टि का विस्तार दिया है। लेकिन हमने विशेष खोज के लिए सिर्फ कुछ विषयों को चुना है। इस साल हम भारतीय इतिहास के कुछ विषयों का अध्ययन करेंगे और इसलिए आप देखेंगे कि जब आप लोग एक काम करते हैं ना तो वो पूरी तरह से होता है, पर आप लोग कई काम ले लेते हैं और एक ही काम पूरा नहीं हो पाता है उनमें से। तो एक ही सब्जेक्ट की किताबें पढ़िए, आप लोग एक दूसरे क्लास से जोड़ पाएंगे उन्हें। यहाँ जहाँ हमने आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक विषयों को चुनकर बदलाव के अलग अलग आयामों को समझने की कोशिश की है, वहीं इनके बीच की दीवारों को भी तोड़ने का प्रयास किया है। जहाँ इस किताब के कुछ विषय आपको उस युग की राजनीति तथा सत्ता और शक्ति की प्रकृति से परिचित करवाएगी, वहीं कुछ में यह समझने का प्रयास है कि समाज कैसे संगठित होता है, कैसे काम करता है, कैसे बदलता है। कुछ और अध्याय बताते हैं कि धार्मिक जीवन, रीति रिवाजों के बारे में, अर्थव्यवस्थाओं के विषय में और ग्रामीण एवं शहरी समाजों में बदलाव के बारे में। और इनमें से हर विषय आपको इतिहासकारों के शिल्प से अवगत कराएगा। इतिहास को ढूंढ निकालने के लिए इतिहासकारों को स्रोतों की जरूरत पड़ेगी और जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन स्रोत खुद ब खुद अतीत को प्रकट नहीं करते हैं। इतिहासकारों को इन स्रोतों के साथ जूझना पड़ता है, इनकी व्याख्या करनी पड़ती है और उनसे अतीत के तथ्य बुलवाने पड़ते हैं। इसलिए तो इतिहास एक दिलचस्प विषय बन जाता है और पुराने स्रोतों से भी हम कई नई जानकारियां मिल सकती हैं यदि हम उनसे नए सवाल पूछें और उन पर अलग तरीके से नज़र दौड़ाएं। तो इसलिए हमें यह जानने की ज़रूरत है कि इतिहासकार किस तरह स्रोतों को पढ़ते हैं और कैसे वे पुराने स्रोतों में नई बातों को खोज निकालते हैं। लेकिन इतिहासकार सिर्फ पुराने स्रोतों का ही पुनरीक्षण नहीं करते हैं, वे नए स्रोत भी खोज निकालते हैं। कई बार ये स्रोत आकस्मिक रूप से मिल जाते हैं। पुराविदों को कभी कभी अनजाने में ही कोई मुहर या टीला दिख जाता है और जिसे किसी प्राचीन सभ्यता के स्थल का सुराग मिल जाता है। खुदाई होती रहती है, किसी कलेक्टोरेट के धूल धूसरित दस्तावेजों, लेखों के पुलिंदे की छानबीन करते हुए इतिहासकार अनजाने में किसी स्थानीय झगड़े के मुकदमे के कागजात पा लेता है और इनसे सदियों पहले ग्रामीण जीवन की एक नया विश्व सामने खड़ा हो जाता है। क्या एक खोजें एक सहयोग मात्र है या हो सकता है कि किसी अभिलेखाकार में आपको अचानक पुराने दस्तावेज का एक पुलिंदा मिल जाए। आप उसे खोल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आपको उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नजर नहीं आती है। यदि आपके मन से संबद्ध सवाल नहीं हो तो उस स्रोत का कोई मतलब भी नजर नहीं आएगा और आपको स्रोत को खोजना होता है, मूल पाठ को पढ़ना होता है, सुरागों के पीछे लगना पड़ता है और इन सब का अंतर संबंध ढूंढना होता है, तब जाकर आप अतीत का पुनर्निर्माण कर पाते हैं। किसी स्रोत की खोज मात्र से ही अतीत के रहस्य नहीं खोल पाते हैं। जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता की एक मुहर देखी तो वे इसकी कोई मतलब नहीं निकाल पाए और काफी समय बाद ही उस मुहर का महत्व समझ में आया। और वस्तुतः जब इतिहासकार नए सवाल पूछना शुरू करते हैं या नए विषयों की खोज करते हैं, तब उन्हें अक्सर नए प्रकार के स्रोतों की खोज करनी पड़ती है। यदि हम क्रांतिकारियों और विद्रोहियों के बारे में जानना चाहते हैं तो सरकारी कागजात सिर्फ एक अधूरी छवि ही प्रस्तुत कर पाएंगे और एक ऐसी छवि जो सरकारी पक्ष के द्वेष और पूर्वाग्रहों से रंगी हुई होगी। हमें विद्रोहियों की डायरी, उनके व्यक्तिगत पत्र, उनके लेख, उद्घोषणाओं जैसे दस्तावेजों को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। ये सब आसानी से मिलते हैं और यदि हम 1947 के विभाजन के सदमे को झेलने वाले लोगों के अनुभव को समझना चाहते हैं तो लिखित स्रोतों की अपेक्षा मौखिक स्रोत ज़्यादा बातें उद्घाटित करते हैं। 1947 में आप देखते हैं जो भारत से अलग हो गया था और आप देखिए बहुत सारे लोग उस
समय जो दंगे फसाद हुए उसमें मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। जैसे जैसे इतिहास की दृष्टि फैलती है वैसे वैसे अतीत को समझने की कोशिश में लगे इतिहासकार नए सुरागों की तलाश में नए स्रोतों की खोज शुरू कर देते हैं। जब ऐसा होता है तब किन किन चीज़ों को स्रोत माना जाए, इनकी समझ ही बदल जाती है। एक समय था जब सिर्फ लिखित दस्तावेजों को ही प्रामाणिक स्रोत माना जाता था, लेकिन दस्तावेजों को सत्यापित किया जा सकता है, उनका हवाला दिया जा सकता है, उन्हें जांचा जा सकता है। मौखिक साक्ष्य को एक वैध स्रोत ही नहीं माना जाता है। आखिर उनके सत्यापन या जांच की गारंटी कौन लेता है? मौखिक परंपरा में अविश्वास अविश्वास की यह स्थिति अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन मौखिक परंपरा का अभिनव प्रयोग करके ऐसे अनुभव को सामने लाया गया है जो दूसरे किसी दस्तावेज से प्रकट नहीं होते हैं। और इस साल की किताब से आप इतिहासकारों की दुनिया में प्रवेश करेंगे, उनके साथ नए सूत्रों की तलाश करेंगे और देखेंगे कि वे किस तरह से अतीत के साथ संवाद करते हैं। आप देखेंगे कि वे किस तरह से स्रोतों से सार्थक जानकारी ढूंढ निकालते हैं, अभिलेखों को पढ़ते हैं, पुराण स्थलों की खुदाई करते हैं, मानकों हड्डियों के अर्थ निकालते हैं, महाकाव्यों की व्याख्या करते हैं, स्तूपों और इमारतों के निरीक्षण करते हैं और चित्रों और तस्वीरों का परीक्षण करते हैं, पुलिस की रपट, राजस्व के दस्तावेजों की व्याख्या करते और अतीत की आवाज़ों को सुनते। हर विषय वस्तु एक विशेष किस्म के स्रोत की खासियत और संभावनाओं पर विचार करेगी या चर्चा करेगी कि कोई स्रोत क्या बता सकता है और क्या नहीं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय पुस्तक का यह भाग 1 है। भाग 2 और 3 इसी क्रम में आप लोग होंगे, आगे पढ़ेंगे भी, तो ये आप लोग देखिएगा। आगे आप देखिए इसमें विषय वस्तु क्या क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें आप देखिए आप लोगों को विषय 1 में ईंटें मन की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर विषय 2 ये आप लोग चाहे टॉपिक मान लीजिए चाहे अध्याय मान लीजिए, वो तो आप देखेंगे, देखने को मिलेगा। विषय 2 में आप देखेंगे कि राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे आप लोग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। और ईसा पूर्व और ईस्वी में एक फर्क होता है। ईसा के जन्म के पूर्व की तिथि को ईसा पूर्व बोलते हैं और जन्म की उनके ईसा के जन्म की बाद की तिथि को ईस्वी बोलते हैं, ठीक है। विषय 3 में आप लोग बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच। फिर आप लोग विषय 4 में विचारक, विश्वास, इमारतें पढ़ेंगे, सांस्कृतिक विकास, ये लगभग 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक, ठीक है। फिर भाग 2 में आएंगे, इसमें विषय 5 रहेंगे यात्रियों के नजरिए और समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। विषय 6 में भक्ति, सूफी परंपराएं देखेंगे, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, सिद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक आप लोग देखेंगे। और फिर विषय 7 आएगा, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। विषय 8 में किसान, जमींदार राज्य के बारे में पढ़ेंगे, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में, लगभग 16वीं और 17वीं सदी। विषय 9 में आप देखेंगे कि राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार, लगभग 16वीं से 17वीं सदी तक पढ़ेंगे। फिर भाग 3 आ जाएगा, विषय 10, इसमें आप देखेंगे उपनिवेशवाद और देहात के बारे में पढ़ेंगे, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन देखेंगे। विषय 11 में विद्रोही और राज देखेंगे, 1857 का आंदोलन, उसके व्याख्यान। ये आप देखिए मुख्य परीक्षा में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विषय 12 में उपनिवेशित शहर, नगर योजना, स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। विषय 13 के बारे में आप लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। विषय 14 में आप लोग विभाजन को समझेंगे, राजनीति, स्मृति, अनुभव देखेंगे। विषय 15 में संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और संविधान के निर्माण आप देखते हैं कि यहाँ से आप लोग संविधान को भी जोड़ पाएंगे, एक सब्जेक्ट को दूसरे से जोड़ पाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि इतने सब टॉपिक आप लोगों को देखने हैं। क्या पढ़ना है? इतने टॉपिक कवर करने हैं आपको, यानी कि विषय 15 आप लोगों को कवर करना है। चलिए कुछ पहला जो आपका देखिए ये विषय है इसे देख लीजिए। विषय 1, ईंट, मनके तथा अस्थीय हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते भी रहते होंगे, सुनते भी रहते होंगे। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग देखते हैं। एक हड़प्पाई मुहर आप लोग देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई शब्द आपको समझ में ना आने लायक होगा। अगर कोई रहता है तो आप बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आप लोग हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, तो ये भी आप देखेंगे। ये मनके हो गए, बाट हो गए, फलक आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, या चित्र पूरे आपको दिखाई देंगे। और आप देखेंगे मानचित्र, कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरास्थल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं भारतीय इतिहास के विषय में।
चलिए ये भी याद रखिए। आरंभ, निर्वाह के तरीके, ये आरंभिक एवं विकसित हड़प्पा संस्कृतियों हो गई आपकी। ये आप देखेंगे कि आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रौद्योगिकी, पक्की मिट्टी से बना बिरसब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये भी आप लोग देखिए। धौलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए आप लोग। और धातु के औजार आप लोग देख रहे हैं, यानी कि धातु के औजार मिलने का मतलब है कि इस समय कोई धातु तो होगी जिससे औजार बनाए जाते होंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग देखेंगे। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, एक नियोजित शहर के अंदर। और आप सोचिए कि बेहतर हम लोग आज आप देखते हैं कि क्रम से शहर बनाते हैं, बड़ी एक तरह से आप सोचिए कि सब बातों का ध्यान रखते हैं। उस समय इस तरह की बातें हो रही थी। और हड़प्पा की दुर्दशा किस तरह से हुई इसके बारे में जानेंगे। नालों का निर्माण, उस समय आप देखिए नाली बनती थी। मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए आप लोग। तो यानी कि नालियों की व्यवस्था भी आप देखिए वो ध्यान देते थे, साफ सफाइयों का ध्यान देते होंगे। चलिए ये भी आप लोग देखते रहिए और ये आप लोग पढ़ते रहिए। दुर्ग देखेंगे आप लोग, सब ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आता रहेगा। क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा स्नानागार की अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी थी। और जब आप लोग एक टॉपिक खत्म कर लेते हैं ना, तो एक एक तरह से आप देखिए तो उसका एक तरह से अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिया रहता है, तो उसे जरूर आप लोग पढ़ लिया करिएगा, समझा करिएगा। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन देखेंगे आप लोग। ये आप देखिए एक तांबे का दर्पण आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि उस समय धातु तांबा का उपयोग होता था, तभी तो तांबे की बात हो रही है। विलासिता की वस्तुओं की खोज भी मिली है। और फ्रेयोंस से बना एक पात्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यानी कि विलासिता भी वहाँ देखते होंगे। चलिए ये भी याद रखिएगा। और शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। औजार मन के आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये आप मिट्टी से बनी पुरा वस्तुएं आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इन्हीं से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस समय ये रहा होगा, अच्छा ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ये आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिम एशिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है। लोथल आप देखिए है। सुदूर क्षेत्र के से संपर्क की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया की विशिष्ट बेलनाकार मोहर आप लोगों को देखने को मिली है। तो हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा व्यापार होता होगा हमारी दूसरी सभ्यताओं के साथ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी हो जाती हैं। मोहरें, लिपि, बाँट, जो आप देखिए तौल के लिए बाँट उपयोग होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो ये भी आप देखेंगे। रोपड़ से मिला एक मुद्रा अंकन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए बाँट आप देखिए, इन बाँटों के निचले मानदंड द्वि आधारी होते थे, 1 2 4 8 16 32, इस तरह से आप देखेंगे। प्राचीन सत्ता आप देखेंगे, प्रसाद तथा शासक देखेंगे। ये आप लोग सभ्यता का अंत देखेंगे। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और कोई भी सवाल हो आपका तो आप लोग ज़रूर बताया करिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। कनिंघम का जो भ्रम रहा है उसे देखेंगे आप लोग। कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का बनाया गया रेखाचित्र है। एक नवीन प्राचीन सभ्यता, ए पुरा स्थल, टीले स्तर के बारे में आप लोग देखेंगे। चलिए तो ये भी नए तकनीकें और प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं भी देखेंगे। खोजों का वर्गीकरण देखेंगे इसमें। व्याख्याओं की समस्याएं, एक क्या यह एक मातृ देवी थी, देखिए आप लोग इस तरह की आकृति मिली है। आग से मोहर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं कि उस समय के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। पकी मिट्टी की खिलौने आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और काल लेखा, अब आरंभिक भारतीय पुरातत्व की प्रमुख कालखंड है। आप देखिए 20 लाख वर्ष पूर्व वर्तमान से निम्न पुरा पाषाण था। 80,000 वर्ष पूर्व आप देखेंगे कि 80,000 मध्य पुरा पाषाण, ये आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, और हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण आप लोग देखेंगे। 1875 में हड़प्पाई मोहर का कनिंघम की रिपोर्ट। 1921 में माधव स्वरूप बस द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का प्रारंभ। 1946 में आप देखेंगे REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ है। ये सब आप देखेंगे, इनके द्वारा खुदाई करवाई गई और समझा गया। उत्तर दीजिए। जब आप लोग देखिए पूरा चैप्टर आप लोग खत्म कर लेते हैं तो इनके उत्तर आप लोगों को देना है।
आप देखते हैं मुख्य परीक्षा में आपकी इन्हीं शब्दों की तो बात होती है कि समय शब्द दिए जाते हैं, कितने शब्द में आंसर दीजिए आप लोग, टाइमिंग रहती है। तो बड़ा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस किया करिएगा इनका, और समझने की पूरी कोशिश भी किया करिएगा। निम्नलिखित पर लघु निबंध लिखिए, ये 500 शब्दों में लिखना है। और अगर आपको लगता है लिख सकते हैं तो लिखा करिएगा ज़रूर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर राइटिंग मैन है आप लोगों के लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे 12वीं की इतिहास की पहली किताब खत्म होती है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय एक, भाग एक। अगली क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग दो के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नीचे आप लोग अपना सुझाव, अपना सवाल भेज सकते हैं।